सफाई वाली करके छोड़ के गई है। ठीक है भाई, इसको अपने को याद करना अब। और चीज़ें ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे इसको रट लोगे ना तो चीज़ें जैसे जैसे आप डीपीएससी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अपने को कोशिश यही करनी है कि इसको अभी अपने को याद करना है अभी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट कौन सा? फोर्थ। और आर्टिकल 36 टू 51, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इट इज़ द नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 37 जो है वो क्लियर करता है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, किससे? कोर्ट से। ठीक है, जुडिशरी से अपने इनको क्या नहीं करवा सकते? एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन ये फंडामेंटल है किसके? गवर्नेंस के, सरकार चलाने के जो सबसे मूलभूत या फंडामेंटल एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? डीपीएसपी है। एंड ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो इंप्लीमेंट करवाए क्या? डीपीएसपी। इसके बाद में अगर हम डेमोक्रेसी को लार्जर स्फेयर में पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी तीन तरह की होती है भी। वैसे तो नॉर्मली अपने बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली तो अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। लेकिन यहाँ पर अपने कहेंगे सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो उसमें से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन एस्टैब्लिश करवाता है? ठीक है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कौन एस्टैब्लिश करवाता है? फंडामेंटल राइट्स करवाते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि आर्टिकल 38 से क्लियर है। आर्टिकल 38 में दिया हुआ है ना भी वेलफेयर के लिए काम करे या वेलफेयर के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं या स्टेट को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, इसके अलावा ये सोसाइटल राइट्स है, काइंड ऑफ लीगल राइट्स है। ये ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर है, लेकिन मोरल प्रेशर से ज़्यादा क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर है। इसके बाद में अगर अपने यहाँ पे आए आर्टिकल 39 बी एंड सी, आर्टिकल 39 जो क्या कहते हैं डीपीएसपी है उसका जो सब क्लॉज है बी और सी आर ग्रेटर देन 14 एंड 19, मतलब इनको लेकर अगर कोई लॉ बनता है तो उसमें 14 और 19 का वॉयलेशन हो सकता है या उनके बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते। और इसको मिनर्वा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 ने क्या कहा है? बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इसे क्या पता है? बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ साथ में इसको किसका पार्ट पता है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया अभी। क्लियर? इसमें ध्यान रखना भी, बाकी सब ठीक है, ये याद रखना सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी स्टैब्लिश करवाता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसे hence they impose a moral obligation on the state authorities for their application, but the real force behind them is political, that is public opinion। ये सीधी सिंपल सी बात है। सरकार कैसे काम, किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए काम करेगी, तो उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ेगा। और लोगों के लिए काम करेगी तो 5 साल बाद लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। और लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो 5 साल बाद लोग वोट नहीं देंगे। In Minerva Miles case, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principles। और बैलेंस कौन सा है? ये आर्टिकल 39 के बी और सी क्लॉज एक तरीके से मान लो ग्रेटर देन किससे? 14 और 19 से। बी और सी में क्या है? एक में तो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, या रिसोर्स ऑफ द कंट्री जो है उनका क्या नहीं होना चाहिए? कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए और कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। और वेल्थ, और सी के अंदर क्या है? वेल्थ और मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के है कि सोशलिज्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोशलिज्म की बात हो रही है। और साथ साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। अपने इसको नहीं कह सकते कि भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्योंकि जब अपना क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कंसेप्ट था ही नहीं।
कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये अगली जनरेशन के लिए हमें कुछ करना है, हाँ वो एनवायरनमेंट से इनडायरेक्टली अपने बोल सकते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं है, वो तो बाद की बातें हैं। हाँ लेकिन आपसे पूछे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात है क्या, है। ये रे 39 बी और सी किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो अपना सोशलिज्म क्या है, अपना सोशलिज्म कहता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, क्या करो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। वो गांव तक सड़क पहुंचा देगा, हर गांव वाले को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन गांव तक डेवलपमेंट जो है वो गांव तक पहुंचा देंगे। अब वो अपॉर्चुनिटी पहुंच गई ना किसके पास, गांव वाले के पास। स्कूल पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, बेसिक नेसेसिटीज़ पहुंच गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया। तो अब वो गांव के अंदर जो बैठा है ना आदमी, वो उन चीज़ों को यूज़ करके, अपॉर्चुनिटी करके पैसा कमाता है। तो अपना सोशलिज्म ये कहता है, अपना सोशलिज्म ये नहीं कहता कि अपने सबको इक्वल कर दो, अपना क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब अपने डीपीएसपी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अभी। डीपीएसपी को डिटेल में पढ़ने से पहले ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, हटा देंगे। The directive principle of state policy, as enumerated in Part 4th, Article 36 to 51, the framer of the Constitution borrowed the idea from। हाँ भाई, ये जो आइडिया है हमने डीपीएसपी का, ये कहाँ से लिया है हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या चीज़ ली है, इलेक्शन एंड मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उसका पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने कहाँ से लिया। ठीक है भी। और एक और चीज़ ली है, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया है तो किसी का नॉमिनेशन लिया है, राज्यसभा। ठीक है भी, ध्यान से सुन लेना, आप इसका आप कंपेयर करके ना आप ना साउथ अफ्रीका को याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, डीपीएसपी। ठीक है, और क्या लिया, इलेक्शन एंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, और क्या लिया, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे देखो, इलेक्शन लिया प्रेसिडेंट का और नॉमिनेशन किसका लिया, राज्यसभा मेंबर्स का। तो राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। और क्या लिया वहाँ से लिया अमेंडमेंट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस हमने कहाँ से लिया। ठीक है भी, और इसको सीधा सीधा सा याद रख लेना कि आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट। कौन आई थी, एनी बेसेंट आई थी भी। ठीक है, और अपने नेशनल मूवमेंट से जुड़ी वो, यहाँ पर एक सोसाइटी थी, मैं हाँ नहीं, वो तो होम रूल मूवमेंट तो उन्होंने बाद में चलाया था। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, जो एक तो थे अमेरिका के, एक और एक मैडम थी रसिया से, उन्होंने शायद मिलके बनाई हुई थी इंडिया में, फिर आई थी आयरलैंड से ये। इन्होंने सबसे पहले तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी शायद हेड रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी है 1916 या 17 में, चेक कर लेना, क्या बनी थी, हेड बनी थी। एक मतलब होता है ना, हर साल का जो सेशन होता है उसमें ये एक साल इन्होंने भी क्या किया, ये भी क्या बनी थी, चेयरपर्सन मान लो, हेड मान लो, प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और आपसे यहाँ पर पूछ ले कि द फर्स्ट फीमेल, ठीक है, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बनी थी, एनी बेसेंट। लेकिन द फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है अभी अपने को। ठीक है, और फिर याद कर लेना भाई कि ये थी महिला कहाँ से आई थी, आयरलैंड से। महिलाएं जटिल होती है थोड़ी सी, ठीक है, और इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, जो अपने पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ज़्यादा जटिल है। हाँ भाई, फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The phrase directive principles of state policy denotes the idea that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. These are the constitutional instruction or recommendation to the state in legislative
एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। देखो सिंपल सीधी सी बात है, आपने अपने सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट वापस आ जाएंगे। आर्टिकल 36 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इसमें डेफिनेशन दी हुई नहीं है, इसमें तो बोला गया है कि स्टेट मतलब इस पार्ट में, पार्ट 4 में कहीं भी वर्ड आ गया स्टेट और वो अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा है, केवल वर्ड दिया हुआ है स्टेट, तो उसका मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में या पार्ट 3 में स्टेट का मतलब होता था। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 37 अभी हमने बात कर ली है। आर्टिकल 37 में क्या है? 3 चीज़ें हैं आर्टिकल 37 में। ठीक है भाई, नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। तो यही तो बात हो रही है। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। तो ये कहता है भाई 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी जो है ना, उसको दिमाग में रखे। कौन रखे? स्टेट। स्टेट कौन? ये वाली स्टेट। ठीक है, क्या करते समय? ठीक है, अब आपको एक योजना के बारे में बताता हूँ, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और उसी के साथ एक स्टेट के अंदर है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एक कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है भाई, इसके अंदर जो है ना वो ये जनता क्लिनिक या खोले गए थे, अब उनको शायद आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो और पंचायती स्तर पर भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब है ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी डिटेल में तो बाद में बात कर लेंगे कभी। क्या कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? सरकार ने क्या किया, सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया। सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है? सस्ते में इलाज हो जाता है। फिर सरकार को लगा कि नहीं, इन्हें दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ रही है, दवाइयाँ महंगी पड़ रही है, तो सरकार ने क्या किया? दवाइयाँ फ्री में अवेलेबल करवा दी। फिर सरकार को लगा कि भाई जो गरीब आदमी है वो दवाइयाँ तो चलो स्टिल फ्री में ले रहा है, जांच करवाने के पैसे लग रहे हैं इसके। क्या कर रहे हैं? जांच करवाने के, तो जांच क्या कर दी? फ्री कर दी। ठीक है, ये सब कुछ भी हो गया। अब कि इन सब के बाद भी अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और उसका खर्चा अगर 5 लाख आ रहा हो या उससे ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर वो आदमी क्या करेगा? कोई गरीब आदमी क्या करेगा? तो सरकार ने अब क्या कर दिया? बीमा दे दिया। क्या कर दिया? बीमा प्रोवाइड कर दिया, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, ये 5 लाख तक का बीमा देती है। ठीक है, ये है पर हाउस, मतलब पर जो हर एक परिवार को। ठीक है, और ये जो मुख्यमंत्री वाली योजना है आयुष आरोग्य योजना, ये कितने का? 25 लाख तक का बीमा देती है। प्रधानमंत्री 5 लाख ही क्यों दे रहा है, मुख्यमंत्री 25 लाख क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरे इंडिया को देना है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री को किसको देना है? राजस्थान को। क्लियर है ना? तो ये अब चलो जो भी है अपने ने डिस्कस किया। अब मैं तुमको तो ये बता दो कि ये योजना बनाते समय सरकार के दिमाग में कौन सा डीपीएसपी था? 38। अब हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है भाई। किसमें क्या है? पढ़ो। एंड पूरा लिखा है क्या? हाँ, तो बस, तो कौन सा दिमाग में रखा? 47। तो 38 कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेसिफाइडली कौन, क्योंकि 38 तो ना, 38 तो उसमें तो सारी चीज़ें आ जाएगी, हर एक का आंसर हो जाएगा, कुछ भी बोलूँगा उसका आंसर हो जाएगा 38। लेकिन ये स्पेसिफाइडली कौन सा है? 47। कौन सा है? 47। ठीक है, अच्छा सरकार ने ये किया। अभी सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने एक बार सोचा कि यार ना बैंक्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है ना अपने को। कौन सा डेवलपमेंट करना है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो अब ये जो गांव का जो किसान है ना, इसको तो बैंक लोन ही नहीं दे रहे, सरकारी बैंक है, उनकी पहुंच कम है। ठीक है, अब इनको तो लोन मिल ही नहीं रहा है।
तो अब इनको लोन कैसे दिलाएं? फिर उन्होंने देखा यार ये 14 बैंक है, 14 क्या है ये बैंक है, ये उसकी नज़र में आए कि ये प्राइवेट बैंक है, इनकी नेटवर्किंग अच्छी है, इनके पास स्टाफ है, इनके पास सब कुछ है, इनको क्या कर लो, सरकार के अंडर में कर लो, नेशनलाइज कर दो इनको। ठीक है, नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, फिर वो सरकार के पास अचानक से क्या हुआ, SBI और ये बैंक तो थे ही, अचानक से क्या हुए, 14 और बैंक आ गए। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, इन बैंक्स, अब जो गवर्नमेंट बैंक होता है ना, उसको ना एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोन जो है वो किसको करने हैं, मतलब पर्टिकुलर जो नॉर्मली जिनको लोन नहीं मिल सकता, लो इनकम ग्रुप्स है या फिर जो भी है, उनको करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना भी इधर। ठीक है, किसको करने हैं, लो इनकम ग्रुप्स और गरीब लोगों को करने ही करने हैं, आपका टारगेट है ये। प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता अभी, लेकिन सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको इतना पैसा तो लो इनकम ग्रुप और इनको ही देने हैं, जिनको नॉर्मली और कहीं से लोन नहीं मिल पाएगा, जिनको रिस्की लोन माना जाएगा। आगे चलकर गवर्नमेंट को लगा यार इससे तो काम चल नहीं रहा है, तो अपने कुछ योजना वगैरह लेकर आते हैं। तो एक योजना लेकर आए, वो कौन सी, ये एक लोन के लिए ना, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया वर्ड, हाँ, किसान क्रेडिट मान लो। ठीक है, हाँ, मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट योजना और ये जो आई, तो अब ये योजनाएं क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है जिसको नॉर्मली लोन नहीं मिलता। यहाँ पर ये सब चीज़ें करते समय गवर्नमेंट के दिमाग में कौन सा DPSP घूम रहा था, फ्री लीगल एड। वो तो बाद में होगी जब वो लोन नहीं चुकाएगा। हैं, क्या है 46 में? नहीं, एक कोई एजुकेशन वर्क और असिस्ट है क्या, कौन सा है? तो सरकार आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराए, सरकार आपको क्या प्रोवाइड करे, वर्क प्रोवाइड करे। अब असिस्ट कैसे सरकार करेगी, घर पे आके काम थोड़ा करेगी आपके साथ कि मेरे को ना दुकान में असिस्ट दिए, तो हाँ भी सरकारी आदमी आ रहा है एक और आपके साथ दुकान में बैठ के हेल्प करवा रहा है। वो तो ना करेगा। असिस्ट क्या होगी, लोन मिलना, यही तो होती है। आपको कोई बिजनेस करना तो सबसे बड़ी हेल्प आपकी क्या है, पैसा। तो सरकार आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, पैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और मुद्रा लोन में कम इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर रही है, और नॉर्मली अपने को कहीं और से नहीं मिलता तो मुद्रा लोन में मिल जाता है, उसके कुछ जो रूल रेगुलेशंस और अपने पूरे कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने सरकार क्या कर रही है, असिस्ट प्रोवाइड कर रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, किसके फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। इवन सरकार जो है वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है, और आई स्टार्ट करके है शायद तक राजस्थान में चलता है, वो आपको ग्रांट प्रोवाइड करवाता है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, अभी लोन और ग्रांट में क्या डिफरेंस है? लोन वापस देना पड़ता है, ग्रांट वापस नहीं देनी पड़ती। आपको 2.5 लाख से लेकर पता नहीं करोड़ों तक की ग्रांट मिल सकती है, अगर कोई आप नई एंटरप्रेन्योरशिप में कोई नई चीज़ लेकर आते हो तो। ठीक है, नवाचार कहती है सरकार उनको। ठीक है, तो वो लेकर आती है, तो सरकार आपको ऐसे ही पैसे देने को तैयार है कि आप करो। ठीक है, तो वो सरकार क्या कर रही है, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी किस में आएगा, उसी में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना भाई, कहीं ना कहीं सरकार की कोई भी पॉलिसी आप सोचोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी DPSP से, ठीक है, डायरेक्ट करती हुई मिलेगी। और मेरे को लगता है ऐसा कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये जो सरकार कर रही है ना, तो इसके दिमाग में कौन सा DPSP, पर्टिकुलर कौन सा DPSP है। तो इसलिए ये DPSP आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल्स में किस DPSP में क्या चीज़ की बात की गई है। अगर मैं कहूँ कि सरकार ने जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, ठीक है, नेशनल पार्क बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, तो ये काम कर रही है सरकार, तो कौन से DPSP को सोच के कर रही है? 48A में क्या है, क्या है? हाँ, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की गई ना 48A में, तो सरकार कौन सा दिमाग में रख के काम कर रही है, 48A काम करके। सरकार ने जो है वो जो गाय का जो वध है या गाय को मारना जो है वो इलीगल कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, कानूनी रूप से कर दिया। किसी और डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए तो नहीं किया, उसके लिए किया, क्योंकि वो कौन सी किस में आती है, वो कैटल में आती है। किस में आती है, कैटल में आती है। ठीक है, ऊँट जो है, ठीक है, ऊँट को मारना जो है वो प्रोहिबिट है। कहाँ पर प्रोहिबिट है, राजस्थान में। ठीक है, ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु, स्टेट एनिमल घोषित किया हुआ है। 2 हैं स्टेट एनिमल, ठीक है, एक तो चिंकारा वाइल्ड लाइफ के अंदर हिरन, ठीक है, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कौन सा है,
ऊंट है, कैटल में, सॉरी कैटल कैटेगरी में मान लो, कैटल में कौन सा है, ऊंट है। तो ये करते समय सरकार के दिमाग में कौन सा आर्टिकल, कौन सी डीपीएसपी घूम रही थी? 48, 48, 48 ए नहीं 48, जिसमें क्या बोला गया, स्लॉटर वगैरह को जो मना किया गया, या मतलब सरकार को करना चाहिए कि स्लॉटर वगैरह बंद हो। और उसमें खास तौर से किसके स्लॉटर की बात की गई है? तो वहाँ पर कैटल की बात की गई है। तो वहाँ पर एक सीधी सिंपल सी बात है कि 48 तो किसकी बात कर देता है? कैटल की। और 40, आप कहोगे सर जंगली जानवर को मार सकते हैं क्या? तो 48 ए है ना भाई, 48 ए क्या कर रहा है? वो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भाई अपने फीचर्स में पढ़ रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं आपको मैंने डीपीएसपी का थोड़ा सा पता कर दिया कि भाई अब आप सरकार का कोई भी काम जो होता है, अगर आप में आदत पड़ गई ना कि सरकार ने ये योजना बनाई है और आपने डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, देखो आपको याद है डीपीएसपी का एक पर्चा घर रूम में चिपका लेना सारे आर्टिकल लिख के, और सरकार की कोई भी योजना आए तो अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करना कि यार ये कौन सी डीपीएसपी से रिलेट हो सकती है। और अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको डीपीएसपी याद हो जाएंगे। The phrase directive principle of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws, की पॉलिसी बनाते समय और लॉज बनाते समय दिमाग में रखे, ठीक है। These are constitutional instruction और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ये एक तरीके क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्या है? ये ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैड द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3। ये तो अपने ने किया हुआ अभी। कौन सा आर्टिकल है वहाँ पे? आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 और 36 किससे रिलेट करते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट से रिलेट करते हैं। Therefore, it includes the legislative and executive organs of the central and state government, all local authorities and all other public authorities in India, in country। तो सिंपल सीधी सी बात है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस है किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, एंड अदर अथॉरिटीज सच एज लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी, सबके लिए क्या है ये? इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है भाई। अब अपने दिमाग में आना चाहिए यार, जैसे अपने प्रेम्बल पढ़ते हैं कि प्रेम्बल जो है वो किसका समराइज्ड फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। प्रेम्बल के लिए अपने पढ़ते हैं ना भाई कि प्रेम्बल जो है वो किसका समराइज्ड फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लेकर आए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे पास कब किया? 1947 को। और इसी का ही समराइज्ड फॉर्म आज हम किसके फॉर्म में देखते हैं? प्रेम्बल। सेम ऐसे ही डीपीएसपी के लिए भी होगा भी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, अब देखो अपनी बहुत सारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर अपने एक तो जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, ठीक है। और मतलब हिस्ट्री को अपने ना बहुत ही अलग अलग स्फेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। हमारे देश में ना पहली बार, ठीक है, एक जैसे कानून जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किसने की? ब्रिटिशर्स ने की। किसने की? और इसके चक्कर में बहुत सारे कानून लेकर आए वो, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर बहुत सारे। और वो जो एक्ट्स हैं वो क्या करते थे? वो एक्ट, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक्ट आया तो पूरा देश उसके अकॉर्डिंगली चलता था, पूरा देश उसके अकॉर्डिंगली चलता था। और जब आप कभी लाइफ में ये एक्ट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, यार ये जैसे ऑर्डिनेंस सबसे पहले अच्छा यहाँ आया है, ठीक है, वीटो पावर यहाँ आई है, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम,
कि ये मिनिस्ट्री जो है अपने लिए बहुत इजी है, क्योंकि अपने बचपन से ऐसे सुनते आते हैं कि यार ये मिनिस्ट्रीज होती हैं, एक मिनिस्टर के पास एक मिनिस्ट्री होती है। दिमाग में आना चाहिए ना, सिस्टम शुरू कब हुआ होगा, किसके दिमाग में आया कि यार ऐसे 10-15 लोग हैं, इनको एक एक डिपार्टमेंट दे दो या दो दो डिपार्टमेंट या ज़्यादा दे दो। तो ये किसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। ये 1961 में आया था, 59 में लॉर्ड कैनिंग जो है उसने शुरू किया था, और फिर 61 में एक एक्ट आया था, उससे क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। सॉरी 1861, ठीक है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, और 1861 में जो एक्ट था उससे क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें ये चीज़ें पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन सा है? इसमें आए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाँ भाई, क्या आया था इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्लियर है। Enumerated in the Government of India Act 1935, in the word of Dr. B. R. Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instructions which were issued to the Governor General and to the governors of the colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935. What is called directive principles merely another name for the instrument of instruction. नाम से क्या लग रहे हैं ये, क्या होंगे ये? कि आपको शासन कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन यही तो होते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये तो होते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये किसके लिए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ ठीक है, कि आपको कैसे रूल करना है। अब सीधी सिंपल सी चीज है भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहना है, हाँ भी क्या कह रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डीपीएसपी, और साथ साथ में एक चीज और याद कर लेना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और साथ साथ में एक चीज एक्स्ट्रा याद कर लेना कि इन्होंने कहा था कि क्या है ये डीपीएसपी या पार्ट फोर्थ क्या है, नोवल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। The directive principles constitute a very comprehensive economic, social and political programs for a modern democratic state. They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble of the Constitution. They embody the concept of welfare state, not that of police state. तो इसको सीधा और सिंपल वर्ड्स में अपने को याद करना है क्या, कि जो डीपीएसपी है वो बेसिकली नहीं चाहता, या ये इसीलिए बनाए गए हैं कि स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट की तरह काम ना करे। किसकी तरह काम ना करे, पुलिस स्टेट की तरह काम ना करे, ठीक है। किसकी तरह काम करे, सोशल वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे, सोशल वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे। पुलिस स्टेट और सोशल वेलफेयर स्टेट में क्या डिफरेंस है, देखो भी सीधी सी बात है, ये करेगा मिनिमम गवर्नेंस, किसके बेसिस पे काम करेगा, ये मिनिमम गवर्नेंस के बेसिस पे ये काम करेगा, ठीक है।
इसका जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। किसका काम है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर कोई, देखो सिंपल सीधी सी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट है ना, दिखाए हम सोशल वेलफेयर है, दिखाए तो क्या हम सोशल वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वो है वास्तव में क्या? पुलिस स्टेट। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डालेंगे कि देखो हम लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। क्या डालेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो नो डाउट है ज़रूरी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो ना मेंटेन करना वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ही। कोई सरकार को एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही है कि सरकार कहेगी भी। सरकार वास्तव में क्या काम करे, किसकी तरह काम करे? सोशल वेलफेयर स्टेट, तो लोगों का भला होगा। ठीक है, मतलब आप ना सुरक्षित गली में निकल सको, अच्छी बात है, लेकिन वो जेब में पैसा भी होना चाहिए कि पता चला कि अपने बेरोजगारी में घूम रहे हैं, तो वो दिक्कत है बस। हाँ, और भैया देखो ऐसा है कि मैं ये जाएगी ऑनलाइन ठीक है, तुम्हारे चक्करों में 2 कौड़ी के टीचर वाले वो मैं कैटेगरी में आ गया हूँ मैं। ठीक है छुट्टियों के चक्कर में तो अपने इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। हाँ भाई, सोशल वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करना है। किसको स्टैब्लिश करना है? ठीक है, किसको स्टैब्लिश करना है? स्टेट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ मैक्सिमम गवर्नेंस, यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम गवर्नेंस होगी भी। ठीक है, यहाँ पर देखो अब मैक्सिमम गवर्नेंस दो तरीके की हो सकती है। या तो भाई वो जैसे यूएसएसआर ने किया था, फोर्सफुली सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। और एक मैक्सिमम गवर्नेंस ये भी हो सकती है कि भाई सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सरकार जो है वो आपके हर काम में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हो असिस्टेंस दे रही है। ठीक है, अब आप बात बताओ, इंडियन गवर्नमेंट की अगर अपने बात करें तो अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूल हैं, ये जो पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं ये सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं, लेकिन इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। आपके घर में जो क्या कहते हैं सिलेंडर आ रहा है, कौन पहुंचा रही है? सरकार पहुंचा रही है। बिजली का बिल, हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। धीरे धीरे कुछ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है, लेकिन हर एक चीज़ से क्या है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो वो बस जो है वो सरकारी बस से भी जा सकते हो। ठीक है, और ट्रेन जो है, ट्रेन में तो भी प्राइवेट का ऑप्शन ही नहीं है। ट्रेन जब यूज़ कर रहे हो तो कौन प्रोवाइड कर रही है आपको? ट्रेन सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब सरकार जो है वो किस पे काम कर रही है? लॉ, केवल लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है क्या? नहीं, अपनी ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ से सरकार क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या है? मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, इसका सारा ध्यान जो है ना, इसका सारा ध्यान लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन पे रहता है। क्या रहता है? रेवेन्यू कलेक्शन पे। मतलब ये एक ऐसी स्टेट होगी जो ये कहती है देखो हम आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दे रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। पुराने राजा महाराजा और हिस्ट्री के अंदर सारा जो जितने भी स्टेट है ना वो यही है। इसीलिए तो आप किसी राजा के बारे में पढ़ते हो क्या कि उसने किसी गांव के अंदर स्कूल खुलवाए या गांव को सड़कों से जोड़ा या कुछ भी किया, हॉस्पिटल खुलवाए? नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो कौन से स्टेट हुआ करते थे। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है, अपने ने अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करी। ठीक है, गांव गांव तक जो है वो कौन से प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स है वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं। आप जानते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होते हैं? हेल्थ सेंटर्स। गांव के अंदर जो हॉस्पिटल होगा ना वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। क्या होगा? नो डाउट कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होगी, लेकिन स्टिल इलाज की कुछ व्यवस्थाएं होगी। ठीक है, 10-12 चीज़ें तो एटलीस्ट वहाँ पे मैनेज की जा सकती है। उसके बाद में तहसील लेवल पर सेकेंडरी होता है। कौन सा होता है? सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे अपना पीबीएम हो गया, तो ये क्या है? ये टर्सरी हो गया, टर्सरी हेल्थ सेंटर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना भी। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर और टर्सरी हेल्थ सेंटर कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करेगी भी। और किसके लिए काम करेगी? इसका मेन जो फोकस है वो क्या होगा? हाँ भाई, इसी में अपना आगे बढ़ते हैं।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, हाँ भाई पढ़ लिया हमने कि नॉन जस्टिसिएबल है, दैट दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, देयरफॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। लेकिन 37 कहीं ना कहीं देखो भाई, ये 37 जो है ना वो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कई बार। किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है? खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। कैसे करता है? कहता है नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, लेकिन कहता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए फंडामेंटल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कह रहा है कि गवर्नमेंट को मतलब इंस्ट्रक्शंस है ना ये एक तरीके के, तो गवर्नमेंट को कह रहा है कि देखो इनको लागू करवाना है ना, तुम बाउंड नहीं हो कि इनको लागू करो। अगर ये गवर्नमेंट से बात करेगा 37 तो गवर्नमेंट को क्या कहेगा कि तुम बाउंड नहीं हो इनको लागू करने के लिए। कि गवर्नमेंट का ठीक है, लेकिन सरकार चलाते समय ना ये फंडामेंटल एलिमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के। अच्छा, और इनको लागू करना, इंप्लीमेंट करना तुम्हारी ड्यूटी है। तो सरकार खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये क्या बात है, तो ये खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना। तो देखो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए फंडामेंटल एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लियर है। और साथ साथ में गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इनको क्या करे, दिमाग में रखे क्या बनाते समय, पॉलिसीज और लॉ और पॉलिसीज बनाते समय। ये कौन कह रहा है? 37 कह रहा है अभी। ठीक है, और सीधी सिंपल सी बात है, 4 चीज़ें याद रखना। प्रियम्बल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। इन चारों में से जस्टिसिएबल कौन है? केवल फंडामेंटल राइट्स है। केवल कौन है? फंडामेंटल राइट्स है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a time that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to directive principles, it may consider such law be reasonable. तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि जब 37 ऐसे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो गवर्नमेंट कंफ्यूज होगी, गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। इनके इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में कई बार फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो सकता है सोसाइटी के भले के चक्कर में। सिंपल सीधी सी चीज़ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी, जब फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो देखेगी लॉ की, वो ये देखेगी सरकार ने ये लॉ बनाई क्यों, तो देखेगी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो वो इनका सहारा लेकर डीपीएसपी का करके क्या कहेगी कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर सकते हैं, लेकिन सबका नहीं कर सकते, ऐसे तो पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। तो इसी पॉइंट से लास्ट में ये चीज़ निकल के आई थी कि एटलीस्ट इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, किसको? या आपने कह सकते हैं कि डीपीएसपी हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं? जुडिशरी की। कि जुडिशरी की क्या हेल्प करते हैं? मतलब ये डीपीएसपी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे जुडिशरी की, किसमें? जुडिशियल रिव्यू में। कोई भी लॉ जब चैलेंज किया जाएगा, ठीक है, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, तो ये डीपीएसपी है अभी। तो कोई भी लॉ जब चैलेंज किया जाएगा तो उसमें उसमें जो कोर्ट है वो क्या देखता है कि यार ये जो चीज़ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। क्या नहीं है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। क्या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में तो नहीं जा रही? दो चीज़ें देखता है वो। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं होना चाहिए। और इनमें से ना जो सबसे ज़्यादा अड़ंगे डालते थे ना आर्टिकल, वो है 14, 19 और 31। और सबसे ज़्यादा डाला किसने? राइट टू प्रॉपर्टी 31 ने। हट ही गया तो ये लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ही सबसे बीच में आ रहा था, हर्डल की तरह आ रहा था। क्लियर है?
तो कहीं ना कहीं कई बार जब जज या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जब ये सुप्रीम कोर्ट तक जाता है ऐसे मामले, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो ओरिजिनल जुडिक्शन में आते हैं किसके? हाई कोर्ट के। पहले हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जुडिशरी क्या देखती थी कि भाई यहाँ पर डीपीएस, वास्तव में सरकार डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रही है क्या? तो ऐसे कई बार सरकार के पक्ष में क्या हो जाता है? फैसला हो जाता है। तो यहाँ पर जुडिशरी को हेल्प मिलती है क्या करने में? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, जिसको उसके सामने चैलेंज किया गया। और इसका मतलब ये हेल्प कर रहे हैं किसमें? जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है भाई। ये डीपीएसपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए चीज़ें पढ़ने से पहले। इसके बाद अपने डीपीएसपी शुरू करेंगे और अपने भाई कल इसमें डीपीएसपी को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब एक चीज़ करना भाई, आज घर जाके डीपीएसपी जो है, ठीक है, हर डीपीएसपी में ज़्यादा लाइनें नहीं है, 2-2 3-3 लाइनें हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि डीपीएसपी जो है ना वो सारी की सारी पढ़ो आप, और उनके अंदर ना एक मतलब ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओ याद करना है, केवल पढ़ लेना बस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 48 है, तो 48 में केवल एक बात नहीं की गई होगी, 2-3 बातें की गई होगी। हेल्थ से रिलेटेड जो है उसमें भी 2-3 बातें की गई होगी कि हेल्थ को इम्प्रूव करना, इंटॉक्सिकेटेड जो सब्सटेंस है उनको क्या करना? हटाना या उनको प्रोहिबिट करना, ठीक है। बिहार और गुजरात में, ठीक है भाई, लिकर बैन है ना, तो क्या सोच के लिकर बैन किया हुआ है? क्योंकि ये किस में आते हैं? इनटॉक्सिकेटेड सब्जेक्ट्स, उसमें सब्सटेंस में आते हैं ना। तो ये सरकार की पावर तो नहीं, सरकार को ड्यूटी है कि ये इन चीज़ों का क्या करे? बैन करवाए या इनको प्रोहिबिट करवाए। तो उन 2 सरकार ने ये दिमाग में रख के किया हुआ है, 2 सरकार ने ये रख के किया हुआ है भाई।